हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, बहुत जगहों पे सुना होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक ही टॉपिक होता है, एक ही हेडिंग के अंदर लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और मुझे उम्मीद है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया के बारे में, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है। जितना लोग इसको डिस्कस करते हैं उससे बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको अक्सर लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद थोड़ा सा ही डिस्कस कर लेते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो जानने की लायक है, जिनको हमें याद रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती है। बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे जो आपके करंट अफेयर्स में भी काम आ जाएंगे और इन पर्टिकुलर इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया क्या क्या है और कब शुरू हो गए ये और कौन सा कब शुरू हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड as exchange of ideas, views, information and facts etc. with two or more persons with an aim to develop understanding। यानी इसका मतलब ये हो गया, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब हम अपने व्यूज़ या किसी पर्सन के व्यूज़, किसी ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज़ किसी के साथ शेयर करते हैं, दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं, चाहे दो लोगों के साथ शेयर करें, चाहे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम किसी और जगह पहुँचाएंगे तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसी तरह से किसी बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम अब किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम रेफर्स टू द चैनल्स बाय विच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, न्यूज एंड व्यूज टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो कम्युनिकेशन की चैनल्स किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन की चैनल्स उन जराया को कहते हैं जिनसे हम ये आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ या जो भी व्यूज़ वगैरह हों, जो भी सजेशंस हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। उसको कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ चैनल्स होती है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं जिनसे हम ये जो इन्फॉर्मेशन एक बंदे के पास होती है वो दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ए नंबर ऑफ कम्युनिकेशन कम ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैव बीन यूज्ड सिंस ह्यूमन हिस्ट्री। पुराने ज़माने से ही, जब से यहाँ पे सिविलाइजेशन आ गई, जब से ह्यूमन्स दुनिया में आ गए, तो तब से ही क्या हुआ कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनका एवोल्यूशन शुरू हो गया। तब से वो भी दुनिया में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, messages were delivered by beating drum or hollow tree trunks, giving indication through smoke or fire or with the help of faster runners using pigeons etc. पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? कोई ड्रम बजाते थे जिससे कोई इन्फॉर्मेशन वो एक दूसरे को पहुंचाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे कोई खतरा होता था तो वो एक किस्म की सिग्नल देते थे, या आग लगाते थे, किसी जगह पे आग जला लेते थे किसी जगह पे, तो वो एक किस्म की इन्फॉर्मेशन कन्वे कर लेता था। या इसी तरह से पुराने ज़माने में लोग फॉर एग्जांपल घोड़े या किसी और सवारी पे एक दूसरे से एक जगह से जाके दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे। या पिजन्स का इस्तेमाल भी लोग करते थे, जानवरों का इस्तेमाल करते थे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। या फास्ट रनर्स, जो लोग तेज़ दौड़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके लोग एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे। तो इस तरह से ये इवोल्यूशन होता गया और आजकल की जो वर्ल्ड है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हो गया। आजकल पिजन्स कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, आजकल जो घोड़े पे कोई इन्फॉर्मेशन बंदा लेके जाता है कहीं नज़र नहीं आती है आपको, या फायर से कोई आपको इन्फॉर्मेशन कोई बंदा कन्वे नहीं करता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आजकल शादियों में क्या होता है कि किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि जब बारात आ जाती है तो बारात वाले किसी जगह पे पटाखे फोड़ देते हैं, तो उससे पता चलता है कि लड़की वालों को ऐसा पता चलता था कि बारात आने वाली है, नज़दीक पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से पुराने ज़माने में भी लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कन्वे करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बॉट मनी रेवोल्यूशनरी inventions in means of communication like post office, telegraph, printing press, telephone, satellite, internet etc. लेकिन जो ही दुनिया आगे बढ़ती गई तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। फॉर एग्जांपल, पोस्ट ऑफिस आ गए, या टेलीग्राफ आ गया, या प्रिंटिंग प्रेसेस आ गए, या टेलीफोन आ गया, या सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह चीज़ें आ गई। तो इससे क्या हुआ कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। या आजकल आप देख रहे हैं कि इंटरनेट आ गया है, या इससे पहले देखते थे रेडियो और टीवी का ज़माना था। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहेंगे अबाउट दी हिस्ट्री के बारे में, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा पढ़ना, तो आप यहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये PDF डाली हुई है, तो यहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, इस पर आप क्लिक करके आप मोर इन्फॉर्मेशन इससे ले सकते हैं और देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में वो फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स भी देख सकते हैं आप किस तरह से पुराने ज़माने में लोग कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ।
तो ये जो लिंक यहाँ पे दी हुई है, इस पर आप क्लिक करके वहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्टली उसी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पुराने ज़माने में कैसे इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती थी एक जगह से दूसरी जगह तक। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम ए नेसेसिटी ऑफ आवर लाइव्स. Buyers and sellers, producers and consumers can be brought together closer by providing facts and information. An effective communication system acts as a lubricant and facilitates the smooth running of industry and trade. In these days, information is considered as a factor of production like land, labor, capital management and materials. क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बात कह रहा है कि आजकल के ज़माने में, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लीजिए कोई मंडी है, वहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी है या फ्रूट मंडी है, वहाँ पे एक जगह से कुछ लोग माल ला रहे हैं और कुछ लोग ख़रीद रहे हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए कौन सा सबसे बड़ा काम कौन करता है? वो आजकल टेलीफोन करता है, या पिछले ज़माने में पोस्ट ऑफिस या पोस्टल लेटर्स वगैरह से ये काम हो जाता था। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि ये जो कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एज ए लुब्रिकेंट काम कर रहा है, ये फैसिलिटेट करता है जो आजकल की इंडस्ट्रीज़ है, जो आजकल की फैक्ट्रीज़ है, जो आजकल का ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है दुनिया में, उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरह से आपने इकोनॉमिक्स में या अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, इसको भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में है। इसके बिना तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कोई तिजारत हो जाएगी, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, आजकल के ज़माने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर किसी जगह पे कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, टेलीफोन प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला मच जाता है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल इन इंडिया। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के कॉर्नर पे 3 डॉट्स होते हैं, यहाँ पे आप वहाँ पे जाके, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस वीडियो में तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड थोड़ा सा कम रख सकते हैं, 0.5 रख सकते हैं या 0.75 आप रख सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगेगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो की स्पीड 1.25 रख सकते हैं या 1.50 रख के आप सुन सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को। तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल इन इंडिया। और आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो PDF है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा उससे आप हैंड रिटन नोट बना सकते हैं आसानी के साथ। अभी आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी बाद में नोट बनाने में, नोट प्रिपेयर करने में। हैंड रिटन नोट बहुत ही अच्छा रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हैंड रिटन नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो भी आप हाथ से लिखते हैं उसको बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो अक्सर बार ऐसा होता है कि याद रह जाता है, वो वफादारी निभा लेता है जो आप हाथ से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज के बारे में। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 मार्च 1774 इन कलकत्ता। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली रूल करती थी यहाँ पे इंडिया में। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस लगाया था कहाँ पे, कलकत्ता में 1774 में, फॉलोड इन 1778 एट मद्रास। फिर मद्रास में 1778 में उन्होंने लगाया, एंड 1792 में कहाँ पे, बम्बई में उन्होंने लगाया। मद्रास को क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं, और कलकत्ता को क्या बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं आजकल। तो आप ये बातें याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की यहाँ पे। वैरन हेस्टिंग हैड टेकन इनिशिएटिव अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेट आउट द पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया इन 1688। लेकिन वैरन हेस्टिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बंदा था, उसने 1688 में इस पोस्टल सर्विस को यहाँ पे इनिशिएट करने की कोशिश की। इट वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेम कैपिटल मेल। तो इसको सबसे पहले नाम दिया गया था कैपिटल मेल। इट वॉज लेटर मॉडिफाइड इनटू सर्विस अंडर द क्राउन। तो आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद यहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश जो क्वीन है, ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे ये छीन लिया गया। और इन 1854 बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको एज ए सर्विस यहाँ पे शुरू किया। डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट्स, यूनिवर्सल सर्विस एंड हेल्प टू पोस्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, तो उन्होंने ही इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पास करवाया, विच सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड अपॉन 1837 पोस्ट ऑफिस एक्ट। तो जो 1837 में पोस्ट ऑफिस एक्ट बना था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई गई थी। कब, 1854 में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ। एंड हैड इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। तो यहाँ पे फिर रेगुलर पोस्ट ऑफिस एज यूजुअल जो लोगों के काम आ सके उनको शुरू कर दिया गया। पोस्टल सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन 1837 बाय ब्रिटिश पीपल। तो बाज़ाब्ता तौर पे पोस्टल सर्विस कब शुरू हुई इंडिया में, 1837 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। द पोस्टल डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन 1854। लेकिन बाज़ाब्ता जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, इंडियन पोस्ट जो है, उसको शुरू किया गया 1854 में, जब किसके पास आ गया, ये जो इंडिया का जो रूल है वो ब्रिटिशर्स के पास डायरेक्टली आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली आ गया। रेलवे मेल सर्विस वाज लॉन्च्ड इन 1907। तो 1907 में रेलवे मेल सर्विस शुरू की गई। आयर मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1911। तो 1911 में आयर मेल सर्विस इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में।
तो हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन पोस्ट का, इंडियन जो पोस्टल सर्विस है उसका कहाँ है, डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे वाक़ा है, डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली। द पोस्टल सर्विस और दी सर्विसेज आर द ओल्डेस्ट चीपेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये पोस्टल सर्विस है नहायत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ओल्डेस्ट सर्विसेज ऑफ कम्युनिकेशन है। द पोस्टल नेटवर्क हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस 1951। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी ये पोस्टल सर्विस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई इंडिया में। नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस was 23,344। तो आज़ादी के बाद जो इंडिया में पोस्ट ऑफिस थे वो थे 23,344। 1947 में 23,344 पोस्ट ऑफिस इंडिया में थे एंड दीज वर प्राइमली इन अर्बन एरियाज़। और अक्सर देखा गया था कि ये कहाँ पे थे, जो सिटी थे, जो सिटीज़ थी, टाउन्स वगैरह थे, तो वहाँ पे ये मौजूद थी। द नंबर इंक्रीज टू 1,55,015 इन 2016। तो 2016 में ये कितना पहुँच गया, 1,55,015 पोस्ट ऑफिस वर इन इंडिया। और इनमें से जो 90% ऑफ द पोस्ट ऑफिस थे वो उनको अब क्या शिफ्ट किया गया, सिटीज़ से गांव देहात की ओर इनको शिफ्ट किया गया। गांव देहात में भी पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में ने गांव देहात में भी पोस्टल सर्विसेज शुरू की और डाकखाने स्टार्ट किए। कहाँ पे, गांव देहात में भी। और पहले आज़ादी से पहले ये अक्सर हुआ करते थे कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ वगैरह में। पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया इज़ लार्जेस्ट इन दी होल वर्ल्ड विथ 1,55,015 पोस्ट ऑफिस। तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। हिकिम विलेज इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 4,400 मीटर्स। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे वाक़ा है, हिकिम विलेज, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो दुनिया का सबसे ऊँचा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड जो है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ पे सेटअप किया गया है, हिमाचल प्रदेश के हिकिम विलेज में। तो ये इंडिया का भी हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और वर्ल्ड का भी हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। हाईएस्ट का मतलब है कि सबसे ऊंची वाली जगह पे मौजूद है। इन रिसेंट ईयर्स स्पेशल अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू द रूरल, हिली एंड रिमोट एरियाज फॉर एक्सपेंडिंग पोस्टल नेटवर्क। द मेन एम ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड पोस्ट ऑफिस विद इन 3 किलोमीटर्स ऑफ एवरी विलेज एंड अ लेटर बॉक्स इन एवरी विलेज हैविंग 500 पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो रिसेंट ईयर्स में मेन फोकस क्या रहा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का, कि जो ये सर्विसेज है उनको रूरल एरियाज़ में पहुँचाया जाए, हिली एरियाज़ में जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। मेन एम ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड पोस्ट ऑफिस। तो अब इनका एम क्या रहा है रिसेंट ईयर्स में, कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ एक जगह रह रहा है तो 3 किलोमीटर के अंदर उसको कोई पोस्ट ऑफिस दिखना चाहिए। मतलब 3 किलोमीटर के दायरे में एक पोस्ट ऑफिस आजकल लगाने की कोशिश कर रहा है जो पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है। और ये क्या कर रहा है कि जिस भी विलेज की पॉपुलेशन मोर देन 500 है तो वहाँ पे एक पोस्ट लेटर बॉक्स लगाने की कोशिश कर रहा है ये इंडियन पोस्ट। One can send messages through postcards, inland letters and envelopes within the country and through aerograms and to the other countries। तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं कि पोस्ट कार्ड्स के जरिए मैसेज भेजते हैं यहाँ पे इन पोस्ट ऑफिस की मदद से। इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स विद इन द कंट्री। तो ये डिफरेंट आपने देखा होगा, अगर आप पोस्ट ऑफिस पे गए होंगे तो उन जो पोस्ट कार्ड्स है उनको एनवलप में बंद करना भी पड़ता है। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री को भेजना चाहते हैं पोस्ट या कोई लेटर भेजना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एरोग्राम। इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस आर सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। जो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है तो वहाँ से क्या होता है कि इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस सेंड की जाती है। मनी कैन बी सेंट थ्रू मनी ऑर्डर। तो आजकल बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ना सिर्फ लेटर्स के लिए हेल्प कर रहा है, कम्युनिकेशन के लिए लेटर हेल्प कर रहा है, बल्कि जो अगर आप मनी भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, या बहुत ज़्यादा इसको टाइम हो गया कि मनी ऑर्डर भेजते हैं लोग, मनी ऑर्डर भेजते थे लोग, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर मनी भेजना है तो आजकल आप डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि मनी ऑर्डर भेजते थे, एक जगह से दूसरी जगह अगर पैसा भेजना है तो मनी ऑर्डर के जरिए भेजते थे। गुड्स कैन बी सेंट थ्रू पार्सल ऑल वैल्यू पेएबल पोस्ट। तो गुड्स वगैरह भी भेजते हैं, अगर किसी जगह पे पार्सल, किसी बंदे को पार्सल भेजना है तो वो आज भी भेजते हैं लोग। तो कैसे भेजते हैं, थ्रू दी पार्सल और वीवीपी। इन 1973 में क्विक मेल सर्विस वाज लॉन्च्ड। क्विक मेल सर्विस कब लॉन्च की गई, 1973 में। सुपीरियर पोस्ट सर्विस लॉन्च की गई 1986 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सुपीरियर पोस्ट कब सर्विस स्टार्ट की गई, 1986 में। इन 1972 विथ एन एम टू मॉडर्नाइज द ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ द मेल, द पोस्टल इंडेक्स नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो पिन नंबर कब इंट्रोड्यूस किया गया, पिन कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1972 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। Money transfer from foreign countries, express parcel services and corporate money order etc. are some of the schemes which have been launched recently to earn more revenue। तो आज कुछ ही ज़माने पहले, कुछ ही टाइम पहले बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट की, एक्सप्रेस पार्सल सर्विस एंड कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर एटसेट्रा वगैरह लॉन्च की गई है, ताकि दूसरी जगह कंट्रीज से जो पैसा वगैरह भेजते हैं लोग उसके लिए उनको कोई परेशानी ना हो जाए। नाउअडेज पोस्टल सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक फैसिलिटीज़। तो ना आजकल के ज़माने में क्या है कि जब पोस्ट ऑफिस की जो इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आजकल बहुत आप क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को रिलेवेंट बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट फैसिलिटी शुरू की है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया गया है, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्सेस वगैरह ये काम करते हैं पोस्ट ऑफिस, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीफोन बिल्स काम करते हैं, मंथली पेंशन स्कीम्स रन करते हैं, टर्म डिपॉजिट्स भी ये
शुरू किए हैं। इन पोस्ट ऑफिस ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि ये थोड़ा सा इरिलेवेंट हो गए थे आज के ज़माने में। जब टेलीफोन इंटरनेट वगैरह का ज़माना आ गया तो इनको कोई देखता नहीं था, तो लिहाजा इन्होंने भी इनोवेशन की ओर अपना कदम बढ़ाया। अब बात करते हैं हम टेलीग्राफ सर्विसेज की। ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीग्राफ्स किसको कहते हैं? एनी डिवाइस और सिस्टम दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय कोडेड सिग्नल ओवर ए डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है इन दी एनकोडेड फॉर्मेट, तो अगर कि मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर लेटर का ये खतरा रहता था कि अगर हम लेटर भेजते थे कोई उसको खोल ले तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उससे ठीक तरह से सेंड नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे टेलीग्राफ सर्विसेज आ गई। टेलीग्राफ सर्विसेज से क्या हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनकोडेड फॉर्मेट या सिग्नल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फिर भेजना शुरू किया लोगों ने। मनी टेलीग्राफिक सिस्टम्स हैव बीन यूज्ड ओवर द सेंचुरीज, बट द टर्म इज मोस्ट ऑफन अंडरस्टूड टू रेफर द इलेक्ट्रिक टेलीग्राम। तो मोस्ट ऑफन इसको क्या कहा जाता है? टेलीग्राम का मतलब ही आजकल लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि टेलीग्राफ क्या चीज़ है। टेलीग्राफ एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है विच वॉज डेवलप्ड इन मिड 19th सेंचुरी एंड फॉर मोर देन 100 years was principal means of transmitting printed information by wire और रेडियो वेव्स। बाय वायर और रेडियो वेव्स के द्वारा, या तार के जरिए या रेडियो वेव्स के जरिए हंड्रेड्स लगभग 100 साल तक लोगों ने इसको यूज़ किया टेलीग्राफ सर्विसेज को। क्या ट्रांसमिट करने के लिए? कोडेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, या अगर कॉन्फिडेंशियल भी ना हो फिर भी एज ए सिक्योर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसको यूज़ किया 100 साल तक। इंडियन टेलीग्राफ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट वाज लॉन्च्ड इन 1851। 1851 में इंडियन टेलीग्राफ सर्विसेज लॉन्च की गई। लिंक बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर, तो कोलकाता और डायमंड हार्बर के दरमियान ये लिंक स्टार्ट की गई, ये चैनल स्टार्ट की गई टेलीग्राफ सर्विस। प्रियर टू इंडिपेंडेंस इट वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस ओनली। इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? ओनली फॉर द मिलिट्री पर्पस। द टेलीग्राफ सर्विसेज हेल्प द पब्लिक इन सेंडिंग मैसेज टू डिस्टेंट प्लेसेस क्विकली। तो ये टेलीग्राफ सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज की तरह स्लो नहीं थी, ये बहुत ही क्विक थी। द गवर्नमेंट हैज़ नाउ एडिड द टेली प्रिंटर, टेलीफैक्स एंड फैक्स सर्विसेज। तो इसमें और भी कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें आता है टेलीप्रिंटर या टेलेक्स या फैक्स सर्विसेज इसी में इंट्रोड्यूस की गई है विथ मॉडर्नाइजेशन। तो अब टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू पार्टीज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस एट एनी टाइम। टेलीकम्युनिकेशन से क्या होता है कि एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड की जाती है दो पार्टीज के दरमियान, दो लोगों के दरमियान। तो एक डायरेक्ट लिंक होती है दो इंसानों के दरमियान या दो पार्टीज के दरमियान, चाहे कितना भी दूर हो। टेलीफोन सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन 1881 इन इंडिया। तो 1881 में पहली टेलीफोन सर्विस इंडिया में स्टार्ट की गई, बट इन द लास्ट 2 decades देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन। जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि कई सालों से कितना ज़्यादा रेवोल्यूशन। 90s में कई जगह पे फॉर एग्जांपल जो STDs वगैरह जो पुराने फ़ोन्स होते थे, टेलीफोन बूथ्स होते थे, वो बहुत ही कम नज़र आते थे। सिटीज़ में नज़र आते थे या टाउन्स में नज़र आता था कहीं पे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ही सालों में बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से या वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से। तो इससे बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया। द नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1.7 लाख इन 1950 और 51 के दरमियान जो टेलीफोन कनेक्शन थे इंडिया में 1.7 लाख थे। 1.7 लाख 1,70,000 थे, लेकिन यही कनेक्शन पहुंचे 49.32 मिलियन के करीब पहुंच गई ये अक्टूबर 2004 में। फिर क्या से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD स्टार्ट किया गया था। नेशनल डायलिंग के लिए STD लगाया गया था। इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग ISD फिर स्टार्ट किया गया, मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स, ताकि वो इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह कर सकें। टेलीफोन सर्विसेज हैव बीन रीनेम्ड एज। जो टेलीफोन सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट की गई थी तो उनको नाम दिया गया BSNL। कब नाम दिया गया इसको? इन अक्टूबर 2000 में। टेलीफोन सिटी ऑफ मुंबई एंड दिल्ली हैज़ बीन अंडर। जो टेलीफोन है, जो टेलीफोन प्रोवाइडर है बिटवीन द मुंबई एंड दिल्ली, तो उसको नाम दिया गया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट टैरिफ एंड कंपटीशन इन दी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ट्राई बहुत ही ज़्यादा इसको जो कंपनीज़ है उनके लिए गाइडलाइंस बार बार इशू कर लेती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वरना ये बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ायदा उठा लेते हैं लोगों का। तो इस तरह से ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई यहाँ, इसको हैंडल करने के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया में है। In 2009, there were 21 million fixed telephone subscriptions registered across India. This was a decrease in subscription over the years from 2000. लेकिन क्या हुआ कि 2019 में हम एज पर डाटा देखते हैं कि 21 मिलियन फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्राइबर्स यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि डिक्रीज हो गया कब से? 2000 से। जितना 2000 में था उतना उससे बहुत ही कम ये गिर गया था, क्योंकि लोगों ने शिफ्ट किया टेलीफोन से किसकी ओर? मोबाइल कम्युनिकेशन की ओर, वायरलेस कम्युनिकेशन की ओर, इंटरनेट कम्युनिकेशन की ओर। इन 2019 देयर वाज ओवर 1.15 बिलियन वायरलेस सब्सक्रिप्शंस इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री। तो 2019 में कितना
कितने जो सब्सक्राइबर्स थे वायरलेस कम्युनिकेशन के, मोबाइल कम्युनिकेशन के, यहाँ पे 1.15 बिलियन वायरलेस सब्सक्राइब इंक्रिप्शन इंडिया में थी। तो यहाँ पे आप इस डाटा की मदद से देख सकते हैं कि 2007 में 39.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे इंडिया में फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन, और ये फिर पहुँच गया, गिरता गया 37.9, फिर ऐसे ही गिरता गया। तो यहाँ पे ये पहुँच गया 2019 में 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही रह गए हैं इस टेलीफोन कम्युनिकेशन के। तो इससे पता चलता है कि ये भी जवाल का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन ने इसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा लोग अब मोबाइल कम्युनिकेशन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इंटरनेट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस ग्राफिकल या हिस्टोग्राम की मदद से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है इसमें। पहले ये आज़ादी के बाद ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया अप टू 2007 या 2000 तक, तो फिर उसके बाद गिरना शुरू कर दिया और आजकल इसका डिक्लाइन का दौर चल रहा है। कुरियर सर्विसेज भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया में। सिंपली स्पीकिंग, कुरियर सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्राइवेट कंपनीज ऑफ फर्म्स फॉर सेंडिंग एंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स, पार्सल्स, पैकेट्स टू द एड्रेसीज। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट कंपनीज, जैसा कि गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया, पोस्टल सर्विसेज लॉन्च की गई, स्पीड पोस्ट लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने भी इस जो सेक्टर में अपना जो है फुट रखा, अपना कदम इसमें रखा, और बहुत सी ज़्यादा सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज ने भी इसमें रेंडर करना शुरू कर दी। तो इसमें क्या किया कि उन्होंने लेटर्स जो सेंड करते थे लोग, उसके लिए वो उन्होंने सर्विस स्टार्ट की, पार्सल्स या पैकेट्स वगैरह से जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स भी इस मार्केट में घुस गए, जिस तरह से बाकी सेक्टर्स में घुस जाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। कुरियर सर्विसेज वर्क एज प्राइवेट मनी पोस्ट ऑफिस, तो दे एक्सेप्ट एनवलप पार्सल्स एंड पैकेट्स फ्रॉम द सेंटर एंड चार्ज कमीशन एंड इश्यू रिसिप्ट्स सर्टिफाइंग दैट द रिसीव्ड आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी। तो इस तरह से जैसा आप उनको पार्सल देते हैं, तो वहाँ पे आप रिसिप्ट कलेक्ट कर लेते हैं, तो रिसिप्ट कलेक्ट करने के बाद आपको ये श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया और ये जिसको भेजना है तो उसको ये पहुंच जाएगा। आप ये श्योर कर दिमाग में कर लेते हैं कि अब इसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह भी आपको देने पड़ते हैं। तो इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज, जो बहुत सारी कंपनीज़ है जो पॉपुलर है, उनमें आता है शिप रॉकेट, ब्लू डॉट, दिल्ली वेरी, डॉट जॉट, घाटी, DHL, फेडेक्स, एक्सप्रेस बीज, ईकॉम एक्सप्रेस आप अक्सर बात देखते हैं। ये जो पार्सल्स वगैरह आप जो डिफरेंट जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो बेचते हैं, जो भी पार्सल्स आपको पहुंच जाते हैं, या तो अक्सर बार देखा गया है कि ईकॉम एक्सप्रेस वाले ही लाते हैं, उन्हीं सर्विसेज के थ्रू लाते हैं। वो अमेजॉन की सर्विस नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, कुरियर सर्विस है। तो ये अमेजॉन इसका मदद लेके आपको वो पार्सल भेज देता है जो आपने ऑर्डर किया होता है, या कोई और चीज़ आप ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन, तो कोई और कंपनी आपको, या एक्सप्रेस बीज या ईकॉम एक्सप्रेस या ईकॉम कॉड, तो ये आपको पहुँचाते हैं वो जो पार्सल्स आपको आते हैं डिफरेंट जगहों से। तो इस तरह से ये हुई कोरियर सर्विसेज। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेथड आफ्टर डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन, मैसेजेस और सेंड थ्रू फैक्स एंड ईमेल थ्रू आवर द वर्ल्ड विद इन मिनट्स। लेकिन जो डेवलपमेंट होता गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो आना शुरू हो गए। इसमें सबसे पहले आ गया फैक्स, फिर ईमेल आ गया। द फैक्स मशीन was invented in 1843 by Scottish mechanic and inventor Alexander Bain। तो अलेक्जेंडर बैन ने ये जो फैक्स मशीन है 1843 में बनाई। द फैक्स इज अ मेथड ऑफ एनकोडिंग डाटा एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द टेलीफोन लाइन और रेडियो ब्रॉडकास्ट। इट विल बी रिसीव्ड एट ए रिमोट लोकेशन एज अ हार्ड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, लाइन ड्राइंग और पैराग्राफ्स। तो जो भी एक इंसान भेज लेता है एक जगह से दूसरी जगह तक, जो टेलीफोन लाइन की मदद से भेजता है यूजिंग द टेलीफोन, तो यहाँ पे दूसरी जगह पे वो एज अ डॉक्यूमेंट रिसीव होता है। It is an electronic method of sending and recording messages in the form of letters, handbills, statements, and files, etc. It is used throughout the day and night from any corner of the globe to the other। तो ये आजकल के ज़माने में भी फैक्स इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है। फैक्स इज स्टिल पॉपुलर इन इंडिया, तो ये अभी भी पॉपुलर है जैसा ये पहले थी। आजकल थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी इसको लोग एज ए श्योर मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमेल भी फिर स्टार्ट हो गया विद डेवलपमेंट। ईमेल इज द रिसेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू सेंड मैसेज। इट इज अ वे टू कम्युनिकेट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू आउट द डे एंड नाइट विदाउट वेटिंग द रिसीवर टू वेक अप एंड मेक हिमसेल्फ प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरत नहीं होती है ईमेल में कि एक बंदा आपकी कॉल रिसीव करे, एक बंदा उठ जाए तो तभी रिसीव कर पाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने किसी को मेल सेंड किया तो जब उठ जाएगा, जब देखेगा तो आप उसको नजर आ जाएगा। इन अक्टूबर 1971 रे टॉमलिंसन wrote a software and was able to transfer a message from one computer to another। तो इसकी शुरुआत कब की? 1971 में टॉमलिंसन ने इसकी शुरुआत की ईमेल की। तो अब बात करते हैं इंटरनेट एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। आजकल सब कुछ इंटरनेट ही चल रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट की मदद से आपको कोई न्यूज़ पहुंच रही है, इंटरनेट की मदद से। आजकल आप टीवी भी नहीं देख रहे हैं, सीधा इंटरनेट की मदद से आप देख रहे हैं। जो भी आपको टीवी देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो इंटरनेट की मदद से सब कुछ होता है। इट इज़ द लेटेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू द कंप्यूटर्स बाय ओपनिंग द साइट। द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी डाउनलोडेड एनी टाइम। वी हैव टू इंस्टॉल एन इंटरनेट कनेक्शन। बस आपके लिए एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर दुनिया आपके सामने है, आपके हाथों में है, आपके मोबाइल फ़ोन में है, आपके स्क्रीन पे है।
इंटरनेट इन इंडिया बिगेन इन 1986। तो इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1986 में, एंड वाज अवेलेबल ओनली टू द एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी। लेकिन 1986 में ये किसके लिए, किस सर्विसेज के लिए रखी गई थी? अवेलेबल ओनली टू द एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी के लिए ये रखी गई थी, ताकि वो इंटरेक्शन कर सके डिफरेंट आउटसाइड वर्ल्ड से। तो इट वॉज पब्लिकली अवेलेबल फ्रॉम, तो 1995, 15 अगस्त 1995 से ये पब्लिक कर दी गई इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। इन 2020 इंडिया हैड नियरली 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो 2020 में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स है 700 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है इंडिया में 2020 में। तो अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे है 718.74 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। तो इसका मतलब है 54.29% ऑफ द पॉपुलेशन, 54.29% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज यूजिंग द इंटरनेट, इज एक्सेसिंग द इंटरनेट, इज हैविंग एक्सेस ऑफ द इंटरनेट। ये किस वजह से हो गया? क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज यहाँ पे हैं, चाहे वो एयरटेल है या बाकी जो पुरानी कंपनीज वगैरह थी, BSNL है, जियो है, इन्होंने जो सर्विसेज है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड की है ऑल ओवर इंडिया। पहले लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स दिया करते थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि एडिक्शन हो गया लोगों का, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया लोगों ने। तो जिसको आदत पड़ गई, तो ये आदत भूल जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है। जिस तरह से ड्रग एडिक्शन होता है, तो इसी तरह से लोग भी इंटरनेट की ओर एडिक्ट हो गए। तो चाहे वो कम इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको भूलते नहीं, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है, लेकिन इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, लेक्चर आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप घर बैठे देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी ट्यूटर का आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ये एक इंटरनेट की मदद से ही होता है। दिस फिगर, इसी की बात करते हैं। द फिगर वॉज प्रोजेक्टेड टू ग्रो ओवर 974 मिलियन यूजर्स बाई 20। तो 2025 में कहा जाता है कि इंडिया में जो फिगर हो जाएगा इंटरनेट यूजर्स का 974 मिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये तो फ्यूचर की बात हो गई, चलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं हम, कितना हो जाएगा उसको हम एग्जैक्टली उसी टाइम देखेंगे कितना होगा उस टाइम। तो अभी जो फिगर है यहाँ पे 718.74 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इंडिया में पाए जाते हैं। वो कितना है? 54.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इंडिकेटिंग ए बिग मार्केट पोटेंशियल इन दी सर्विस। तो इस तरह से पता चलता है कि इंडिया का कितना पोटेंशियल है कि जो इंटरनेट सर्विसेज में फ्यूचर में एशियन कंट्रीज में इंडिया का नंबर कितना है। इनफैक्ट इंडिया वाज रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट इन ऑनलाइन मार्केट वर्ल्ड वाइड इन 2019। तो 2019 में या 20 में भी आप देख रहे हैं कि इंटरनेट की वर्ल्ड में इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर दी चाइना, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी जो चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया का। तो इस तरह से इंटरनेट के मामले में भी यहाँ पे इंटरनेट यूजर्स भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सेकंड आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स की यहाँ पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया फ्रॉम 2015 टू 2020। तो आप देख रहे हैं कि 2015 से कितना बढ़ गया है। 2015 में 302.36 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे 2015 में, और ये कितना हो गया? ये हो गया आज के ज़माने में, यानी 2020 में 696, 2021 में 761.29 मिलियन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप इसका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो गया। अगर आप समझ रहे हैं तो इसका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो गया है इंडिया में जो इंटरनेट यूज़र्स का, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री सर्विसेज बहुत सारी कंपनीज ने चीप सर्विसेज प्रोवाइड की है। इनफैक्ट इंडिया का जो इंटरनेट है दुनिया में सबसे चीपेस्ट इंटरनेट है, इंटरनेट रेट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वर्ल्ड। तो इसीलिए यहाँ पे जो सर्विसेज है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है, इनका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो गया है। बात करते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न की। ये एक इंटरनेट से पहले इनका बहुत ही ज़्यादा चलन था, अब भी है, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ इसकी बात करते हैं। दीज टू आर दी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, दे प्रोवाइड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ न्यूज़ एंड एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पब्लिक। तो आजकल न्यूज़ भी एंटरटेनमेंट बन गई है इंडिया में, और बाकी चीज़ें तो एंटरटेनमेंट थी ही। तो इस तरह से ये रेडियो एंड टेलीविजन क्या बन गए हैं, क्या है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपको न्यूज़ की ज़रूरत पड़े, चाहे आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, चाहे आपको एजुकेशन हासिल करनी है। बहुत सारी आप चैनल्स देख रहे हैं कि एजुकेशन के लिए है, टेलीविजन पे होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, और इन्फॉर्मेशन मिलती भी थी। रेडियो एंड टेलीविजन हैव चेंज्ड द एंटायर सिनेरियो ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड बॉट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो आप इंटरनेट से पहले देखते थे कि मोबाइल सर्विसेज से पहले देखते थे कि क्या होता था कि जो रेडियो और टेलीविजन थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे ऑल ओवर इंडिया। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बिगेन इन 1923 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज विथ प्रोग्राम्स फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब एंड अदर रेडियो क्लब्स। तो यहाँ पे जो शुरुआत हुई रेडियो की वो जून 1923 में शुरू हो गई। कहाँ पे? 1923 में यहाँ पे शुरुआत की गई किसकी? रेडियो की। किसके द्वारा? बॉम्बे रेडियो क्लब इंडिया का पहला रेडियो क्लब था, और बाकी रेडियो क्लब्स में भी है। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑन अप्रैल 1930 एंड एक्सपेरिमेंटल
बेसिस फॉर 2 years। तो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो थी 1 अप्रैल 1930 को ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस स्टार्ट की गई 2 सालों के लिए एंड परमानेंटली इन 1932। तो फिर जब इसको पजीराई हासिल मिली, लोगों ने इसको पसंद किया, तो इसको शुरू किया गया कब, बाज़ाब्ते तौर पे मई 1932 में, एंड देन वेंट ऑन टू बिकम ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो कब ये बन गया, जो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी वो कब बन गया ऑल इंडिया रेडियो, 8 जून 1936 में इस तरह से ऑल इंडिया रेडियो बन गया। ऑल इंडिया रेडियो वॉज ए नेटवर्क ऑफ 6 स्टेशंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस 1947 में क्या था, 1947 में ओनली 6 स्टेशंस यहाँ पे थे इंडिया में। तो फिर क्या हुआ, इट्स नंबर हैज़ इंक्रीज टू 236 स्टेशन ड्यूरिंग 1995-96। तो 95-96 में 236 स्टेशन यहाँ पे चल रहे थे, इंक्लूडिंग स्टेशन फॉर रीजनल एंड कमर्शियल सर्विसेज। तो बहुत ही ज़्यादा रीजनल सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट की गई, कमर्शियल सर्विसेज स्टार्ट की गई। दी 6 रेडियो स्टेशन विद इन इंडियन टेरिटरी एट। तो कहाँ पे थे, तो दिल्ली में थे, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली एंड लखनऊ में ये रेडियो स्टेशन आज़ादी के टाइम चल रहे थे। FM ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू की गई इंडिया में, 23 जुलाई 1977 इन चेन्नई एंड देन इन मद्रास। तो FM ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू की गई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 23 जुलाई 1977 इन चेन्नई। ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली नून सिंस 1956 एज आकाशवाणी। तो आकाशवाणी इसको कब नाम पड़ गया, ऑल इंडिया रेडियो को 1956 में इसको नाम पड़ गया, आकाशवाणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आजकल दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो इज द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ब्रॉडकास्ट एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इट सर्व्स। ऑल इंडिया रेडियोज होम सर्विस कंप्राइज ऑफ 420 स्टेशन। तो आजकल यहाँ पे 420 स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो के, लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री, रीचिंग नियरली 92% ऑफ द कंट्रीज एरिया। तो 92% ऑफ द एरिया रेडियो कवर कर लेता है इंडिया का, एंड 99.19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो आबादी का कितना ये कवर कर लेता है रेडियो। रेडियो कितने लोगों को एक्सेस है यहाँ पे, 99.19%। तो ऑलमोस्ट 100% लोगों को रेडियो का एक्सेस है ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल इंडिया रेडियो ऑरिजिनेट्स प्रोग्राम्स इन 23 लैंग्वेजेस एंड 179 डायलैक्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया रेडियो है वहाँ पे जो प्रोग्राम्स है 23 लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं इन 179 डायलैक्ट्स। तो 179 डायलैक्ट्स में ये जो प्रोग्राम्स आते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे। तो बात करते हैं टेलीविजन की। टेलीविजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया में। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 सितंबर 1959। तो 1959 में 15 सितंबर टेलीविजन सर्विस इंडिया में स्टार्ट की गई। डेली ट्रांसमिशन बिगिन इन 1965 एज ए पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन दिल्ली। तो ये पहले दिल्ली में ही स्टार्ट की गई थी ये सर्विस। तो डेली ट्रांसमिशन भी फिर कब स्टार्ट हुआ, 1965 में बाज़ाब्ते तौर पे ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ही ये दोनों सर्विसेज एक थी। दोनों जो ऑल इंडिया रेडियो के अंडर ही आती थी, जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज थी या टेलीकास्टिंग सर्विसेज थी, तो दोनों एक ही साथ एक ही चला लेता था, ऑल इंडिया रेडियो ही चला लेता था। टेलीविजन सर्विस वाज लेटर एक्सटेंड टू मुंबई एंड अमृतसर। तो टेलीविजन सर्विस कब स्टार्ट की गई, पहले दिल्ली को एक्सेस था 1965 तक। 1965 तक खाली दिल्ली को एक्सेस था, दिल्ली में ही ये टेलीविजन स्टार्ट किया गया था। तो फिर क्या हुआ कि इसको एक्सटेंड किया गया 1972 में, कहाँ तक, बम्बई और अमृतसर में भी ये टेलीविजन सर्विस स्टार्ट की गई। टेलीविजन सर्विस was separated from radio on 1st April 1976. The All India Radio and Doordarshan were placed under the management of separate Director General in New Delhi. तो इस तरह से 1 अप्रैल 1976 को ये दो सर्विस, टेलीविजन सर्विस और ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन सेपरेट किए गए 1 अप्रैल 1976 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इन 1982 दूरदर्शन बिकेम ए नेशनल ब्रॉडकास्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1982 में दूरदर्शन को नेशनल ब्रॉडकास्टर करा दिया गया। नेशनल टेलीकास्ट डीडी नेशनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1982। तो इस तरह से 1982 में ही डीडी नेशनल आ गया। कलर टेलीविजन बिगिन इन इंडिया विद द लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंडिपेंडेंस स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन 15 अगस्त ऑफ दैट ईयर। तो 1982 में ही कलर टेलीविजन भी इंडिया में आ गया और जो दूरदर्शन है उसको भी स्टार्ट किया गया। तो इस तरह से जो पहला स्पीच था, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ पे इंदिरा गांधी थी, तो उसका स्पीच लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, कहाँ पे टीवी पे लाइव स्पीच दिखाया गया, फॉलोड बाय कलर टेलीकास्ट ऑफ 1982 एशियन गेम्स इन दिल्ली। तो फिर उसके बाद जो 1982 में एशियन गेम्स दिल्ली में हुई, उनका लाइव टेलीकास्ट हुआ कलर टेलीविजन पे। दूरदर्शन ऑपरेट्स 46 स्टूडियोज़। तो दूरदर्शन आजकल ऑपरेट करता है 46 स्टूडियोज़। इट ऑपरेट्स 21 चैनल्स, 2 ऑल इंडिया चैनल्स। तो ऑल इंडिया चैनल्स यहाँ पे डीडी नेशनल है और डीडी न्यूज़ है। 17 रीजनल सैटेलाइट चैनल्स। रीजनल सैटेलाइट चैनल्स कितनी है, 17। 11 स्टेट नेटवर्क्स, 11 स्टेट नेटवर्क्स। और क्या करता है, एन इंटरनेशनल चैनल डीडी इंडिया एंड स्पोर्ट्स चैनल डीडी भारती। तो फिर क्या हुआ कि ये डीडी इंडिया भी चला रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल चैनल है इंडिया की, एंड स्पोर्ट्स चैनल डीडी स्पोर्ट्स आपको पता होगा, डीडी भारती है, डीडी उर्दू है, डीडी किसान है। ऑन डीडी नेशनल रीजनल एंड लोकल प्रोग्राम्स आर कैरीड ऑन ए टाइम शेयरिंग बेसिस फॉर टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग ओनली। तो डीडी नेशनल पे एक जो रीजनल प्रोग्राम्स भी आते हैं और नेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं ऑन टाइम शेयरिंग बेसिस। टाइम फॉर एग्जांपल आप शाम को देखते हैं कि रीजनल प्रोग्राम्स आते हैं, दिन में नेशनल प्रोग्राम्स आते हैं वहाँ पे। तो
डीडी न्यूज़ कब लॉन्च की गई? 3 नवंबर 2003। तो 3 नवंबर 2003 को शुरू की गई डीडी न्यूज़। तो इसने रिप्लेस किया किसको? डीडी मेट्रो। वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट, जिसको खट 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 करके वो राउंड कलर का जो बटन था, वो चैनल जिससे स्विच करते थे एक चैनल से दूसरी चैनल को, तो वहाँ पे डीडी मेट्रो आता था। तो फिर 3 नवंबर 2003 के बाद वहाँ पे डीडी न्यूज़ आना शुरू हो गया। डीडी मेट्रो को रिप्लेस किया किसने? डीडी न्यूज़ ने। डीडी मेट्रो एक एंटरटेनमेंट चैनल थी, वहाँ पे फिल्म्स वगैरह दिखाई जाती थी, ड्रामा वगैरह आते थे, सीरियल्स आते थे। तो उसको रिप्लेस किया किसने? डीडी न्यूज़ ने। और डीडी मेट्रो को पहला जो उसका नाम था डीडी 2 था। डीडी 1 जो था डीडी नेशनल था, और डीडी 2 किसका नाम था? एंटरटेनमेंट चैनल था। डीडी मेट्रो फिर बन गया, और डीडी मेट्रो के बाद इसको क्या बनाया गया? डीडी न्यूज़। ये एक 24 आवर न्यूज़ चैनल है इंडिया में आज, दूरदर्शन की ओर से। डीडी इंडिया सैटेलाइट चैनल हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट इन 146 कंट्रीज। तो डीडी इंडिया जो है इंडिया की इंटरनेशनल चैनल है, दूरदर्शन की इंटरनेशनल टीवी चैनल है। तो ये 146 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट की जाती है। दूरदर्शन स्टार्टेड इट्स डीटीएच सर्विसेज डीडी डायरेक्ट प्लस इन दिसंबर 2004। तो दिसंबर 2004 में दूरदर्शन ने डीटीएच स्टार्ट किया, डीटीएच सर्विसेज डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जिसको नाम रखा गया था डीडी डायरेक्ट प्लस। इसको नाम रखा गया था, विच वॉज नेम्ड एज डीडी फ्री डिश ऑन 24 अगस्त 2013। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे डीडी डायरेक्ट प्लस 2004 में शुरू किया गया, और फिर जो है इसको रीनेम किया गया डीडी फ्री डिश 27 अगस्त 2013। दूरदर्शन एट प्रेजेंट कवर्स मोर देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो 85% के अराउंड पॉपुलेशन जो कंट्री में है उसको दूरदर्शन कवर कर लेता है। दूरदर्शन के प्रोग्राम नजर आ रहे हैं दूर दराज इलाकों में। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेलीविजन नेटवर्क हैज मेड इट पॉसिबल टू लिंक मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज रिमोट एंड रूरल एरियाज विद नेशनल मेन स्ट्रीम। बाय द क्लोज ऑफ 2017 टोटल टीवी ट्रांसमीटर्स वर 1400। तो दूरदर्शन के जो ट्रांसमीटर्स थे यहाँ पे इंडिया में, तो वो 1400 के करीब थे। प्रसार भारती इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इंडिया, फॉर्म्ड ऑन 23 नवंबर 1997। तो प्रसार भारती को कब बनाया गया, कब आ गई ये वजूद में? 23 नवंबर 1997। ये कंट्रोल कर लेती है किसको? प्रसार भारती के अंडर आ जाता है ऑल इंडिया रेडियो भी, और दूरदर्शन भी इसी के अंडर आ जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया टेलीविज़न। तो आप देख रहे हैं कि आजकल टेलीविज़न के ज़माने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गई है टेलीविज़न की। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स या बाकी चैनल्स आ गई है, या शॉपिंग चैनल्स भी आ गई हैं, डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स भी आ गई हैं। बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें ग्रो किया है, प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें पाँव मार दिया है। तो आप देख रहे हैं कि दूरदर्शन के साथ साथ अब बहुत ही ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है यहाँ पे इंडिया में, किसकी हुई है? प्राइवेट जो टेलीविजन चैनल्स है उनकी ग्रोथ हुई है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो लॉन्च किया गया, इनसेट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला, किसको? बूस्ट मिला। जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर यहाँ पे इंडिया में है उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983। इट इज़ अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड वेरियस अदर डाटा प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग के काम भी आ जाता है, या टेलीकम्युनिकेशन के काम भी ये आ जाता है, और या बाकी डाटा कलेक्ट करने के काम भी ये सैटेलाइट सिस्टम आ जाता है। द सैटेलाइट इनसैट 2B हैज़ गिवन फर्दर इंफॉर्मेशन बूस्ट टू द टेलीकम्युनिकेशन। तो इनसैट 2B जब इंडिया ने लॉन्च किया तो इसने टेलीकम्युनिकेशन को बूस्ट किया गया। ये मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो वेदर के रिलेटेड है या रेडियो ट्रांसमिशन है उसने इसमें हेल्प की। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये सिस्टम भी इंडिया ने लॉन्च किया, तो इससे डिफरेंट चीज़ों में मदद मिली। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया 1988 में, किसकी मदद से? रशिया की मदद से, बाइकोनोर स्पेस स्टेशन, बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम से, जो रशिया में है। दीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कलेक्ट डाटा ऑन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड ट्रांसमिट देम टू द ग्राउंड स्टेशंस व्हिच इज वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर वेरियस पर्पसेज। तो ये जो सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किए हैं इनसे भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला है, किसको? कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंडिया में। द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी एट हैदराबाद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्विजिशन ऑफ डाटा एंड इट्स प्रोसेसिंग। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में, जो रिस्पॉन्सिबल है किसको? जो डाटा वगैरह इसको सैटेलाइट्स वगैरह से ऑब्टेन होता है, तो उसको डिकोड करने में या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में उसी का हाथ रहता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का। तो इस तरह से इंडिया ने जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे, या सैटेलाइट प्रोग्राम है, बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए जिनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला है किसको? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को इंडिया में। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। तो टेलीविज़न और रेडियो से पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ चल रही थी वो था प्रिंट मीडिया, जिसमें आता है कौन सा? न्यूज़पेपर्स इसमें आ जाते थे, मैगजीन्स वगैरह आ जाते हैं। द प्रिंट मीडिया स्टार्टेड इन इंडिया एज अर्ली एज 1780। तो 1780 में यहाँ पे प्रिंट मीडिया स्टार्ट हो गया। तो जेम्स अगस्टस हिकीज बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट इस तरह से पहला यहाँ का अखबार था, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया में? बंगाल गैजेट को। कब इसको लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया था 1780 में, किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा, जो कि एक इंग्लिशमैन थे। तो इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, लेकिन इसको 1-2 साल के बाद फिर बंद किया गया, क्योंकि जेम्स अगस्टस हिकी को
बहुत ही ज़्यादा नापसंद किया जाता था जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा, क्योंकि ये उनके मतलब जो उस टाइम जो होता था उसी के बारे में लिखता था इसमें। तो इन्होंने इसको फिर बंद करवाया बाद में, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि उनके खिलाफ कोई लिखे, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा ले। तो इस तरह से उनको खतरा था कि उनका जो किंगडम है, इनका जो रूल है वो डूब न जाए। तो इस तरह से इसको फिर बंद कर दिया गया और इसको जेल भेज दिया गया जेएम सिक्की को। Other newspapers such as India Gazette, the India Gazette, the Kolkata Gazette, the Madras Courier and the Bombay Herald soon followed। तो इस तरह से बहुत सारे और भी अखबार फिर यहाँ पे आना शुरू हो गए। इंग्लिश में थे ये अखबार, द इंडिया गेजेट, द कलकत्ता गेजेट या मद्रास कोरियर 1785 में ये मद्रास कोरियर आ गया। बम्बई हराल्ड 1789 में आ गया। तो इस तरह से बम्बई समाचार फाउंडेड इन 82 एंड प्रिंटेड इन 1882। तो बम्बई समाचार 1882 में आ गया। ये किस लैंग्वेज में था? गुजराती ज़बान में। ये याद रखने के लायक है ये पॉइंट, क्योंकि जो बम्बई, गुजरात वगैरह, जो महाराष्ट्र और गुजरात थे, ये एक ही स्टेट हुआ करती थी। इनको बाइफरकेट किया गया बाद में। तो इस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट्स बन गई। उससे पहले ये एक ही स्टेट हुआ करती थी। तो इस तरह से बम्बई समाचार जो लॉन्च किया गया था वो किस लैंग्वेज में था? वो गुजराती लैंग्वेज में था। इज़ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन एशिया स्टिल इन प्रिंट। तो ये आज भी प्रिंट किया जाता है। ये ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है एशिया में। 1882 में लॉन्च किया गया कि इसको बम्बई समाचार को, ये एक नेशनल लैंग्वेज थी, रीजनल लैंग्वेज थी इंडिया में। तो इसको 1882 में लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं ऑन 30th of May 1826 उदंत मार्तंड द राइजिंग सन। तो ये एक अखबार था, इसको लॉन्च किया गया जो हिंदी में था। फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। तो 30 मई 1826 को पहला हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया में आ गया। कहाँ से शुरू किया गया? इसको कलकत्ता से शुरू किया गया, जिसको कोलकाता भी कहते हैं आज। पब्लिश्ड एवरी थर्सडे, तो ट्यूसडे, तो हर एक ट्यूसडे को ये लॉन्च किया पब्लिश किया जाता था बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ला। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने पहला हिंदी न्यूज़पेपर यहाँ पे स्टार्ट किया 30 मई 1826 को। उदंत मार्तंड जिसका नाम था, और इंग्लिश में इसका जो मतलब है वो है राइजिंग सन। द प्रोमिनेंट न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आजकल आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे है। ये कब लाया गया? ये 1838 में, 1883 में ये स्टार्ट किया गया एज दी बम्बई टाइम्स। तो इसको पहले नाम रखा गया था बम्बई टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, बम्बई टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स बाय बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, ए कॉलोनियल एंटरप्राइज नाउ ओन्ड बाय एन इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट, द टाइम्स ग्रुप। तो इसको स्टार्ट किया किसने? बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। कि इसको बम्बई टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, जो आजकल हमारे सामने है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आजकल इसको ओन करती है कौन सा? आजकल इसको ओन करती है जो क्या है? द टाइम्स ग्रुप। द हिंदुस्तान टाइम्स वॉज फाउंडेड इन 1924। तो हिंदुस्तान टाइम्स कब आ गया? शुरू हो गया यहाँ पे 1924 में। तो इसको हिंदुस्तान टाइम्स जो है यहाँ पे इस तरह से 1924 में यहाँ आ गया। द हिंदू वॉज फाउंडेड इन 1878 बाय ए ग्रुप नोन एज ट्राइपोलिकेन 6 कंसिस्टिंग ऑफ 4 लॉ स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स ऑफ मद्रास। तो हिंदू कब स्टार्ट किया गया? 1878 में द हिंदू स्टार्ट हुआ। द हिंदू आज देख रहे हैं आप, बहुत ही फेमस अखबार है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इस तरह से ये ट्राइपोलिकेन 6 ग्रुप था, जिसमें 4 स्टूडेंट्स थे, लॉ स्टूडेंट्स थे, और 2 टीचर्स थे। कहाँ के? मद्रास के। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया। इन टर्म्स ऑफ रीडरशिप, दैनिक जागरण इज मोस्ट पॉपुलर हिंदी डेली विद अ टोटल रीडरशिप ऑफ दिस मैच अकॉर्डिंग टू। तो दैनिक जागरण को माना जाता है कि आजकल मोस्ट फेमस हिंदी न्यूज़पेपर है यहाँ पे, और उसके बाद है दैनिक भास्कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग उसको पसंद करते हैं, कितने लोग उसको पढ़ते हैं। तो एज ऑफ 31 मार्च 2018 देयर वर ओवर 1 lakh publications registered with the Registrar of Newspapers for India. India is the second largest newspaper market in the world, with daily newspaper reporting a combined circulation of over 240 million copies as of 2018। तो इस तरह से 31 मार्च 2018 में देखा गया है कि 1 लाख पब्लिकेशंस रजिस्टर की गई थी। किसके साथ? 1 लाख न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह यहाँ पे रजिस्टर किए गए थे। रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है न्यूज़पेपर्स के लिए। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो न्यूज़पेपर का मार्केट है वो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विद अ डेली न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ए कंबाइंड सर्कुलेशन ऑफ ओवर 240 मिलियन कॉपीज़। तो 2018 में देखा गया था कि हर दिन 240 मिलियन कॉपीज़ इंडिया में पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर्स की। नॉट अ जोक, वेरी बिग नंबर। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए चाहिए वो हमने इस कंसंट्रेटेड वीडियो में आपके सामने शेयर की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और पसंद आया होगा। तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू। और इस वीडियो का जो PDF